तब समझ में आया कि अच्छा, एक एडिटर ही होता है जो फ़िल्म मेकिंग में एक अहम रोल प्ले करता है। एडिटिंग जो है, सिर्फ़ शॉट्स को जोड़ना नहीं है, उसमें से इमोशन निकालना ज़रूरी है। कहानी को क्लियर होना। तो आप पहली बार जा रहे हो, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तब और डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो जो क्वालिटी है डिजिटल और रील का, है ना? एआई वो नहीं क्रिएट कर सकता जो क्रिएटिव पर्सन के माइंड में। क्या आपको लगता है कि फ़िल्म स्कूल जाना ज़रूरी है, फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के लिए? मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फ़िल्म स्कूल में जाते हो ना, तो आपको एक माहौल मिलता है। मतलब ऐसा कहें कि सेम वेवलेंथ वाले लोग मिलते हैं, आपकी सोच वाले लोग मिलते हैं और आप एक आर्टिस्ट के साथ में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। और फ़िल्म स्कूल में आप नई चीज़ें सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जो कि बाहर मुश्किल है। और फ़िल्म स्कूल में जाने से एक फ़ायदा है कि आपके पास एक एलुमनाई का ऑप्शन होता है, नेटवर्क बनता है और इंडस्ट्री से एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है। माहौल बनता है सब। माहौल बनता ही है, प्लस आपका एक लिंक बन जाता है, जो कि शायद आपको फ्यूचर में जॉब के लिए या किसी के पास असिस्ट करने के लिए आपको एक ब्रिज का काम ब्रिज का करता काम है, करेगा। जो कि फ़िल्म स्कूल से ही मिलता है। अगर आपके पास में कोई रिसोर्स पर्सन नहीं है, नहीं तो है तो आप बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। जिसके पास रिसोर्स पर्सन है उसके लिए तो ठीक-ठाक है, लेकिन अगर किसी के पास रिसोर्स पर्सन नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसे फ़िल्म स्कूल जॉइन करना चाहिए और जो भी चीज़ सीख रहे हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, कैमरा हो या फिर एक्टिंग हो या आर्ट डिपार्टमेंट हो, वो उम, उस कला में माहिर हो जाना चाहिए उसको और उसके बाद फिर इंडस्ट्री के लिए वो तैयार हो जाता है। तो फ़िल्म स्कूल में जाना ज़रूरी। सर हम जानना चाहेंगे कि एफटीआई, एसआरएफटीआई, एनएसडी जैसे बड़े-बड़े फ़िल्म स्कूल में एंट्री के लिए हमें कैसी तैयारी करनी होगी? और इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है? ठीक है। सबसे पहले तो किसी भी फ़िल्म स्कूल में या फिर आर्ट से रिलेटेड स्कूल में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपके पास आर्ट एंड कल्चर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा में जाना चाहते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर के अलावा सिनेमा के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और आर्ट फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास इंडियन आर्ट कल्चर, वेस्टर्न आर्ट कल्चर, चाहे वो डांस हो या म्यूज़िक हो, और इंडियन कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है सिनेमा। सिनेमा के बारे में आप में जानकारी होनी चाहिए और आप में कितनी अभिरुचि है, वो आपकी बातों से दिखना दिखनी चाहिए। चाहिए। ये 2 चीज़ अगर आप में है, तो आप सिनेमा में या फिर किसी भी फ़िल्म स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। और जो प्रवेश प्रक्रिया है, जनरली रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा और उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो लिखित परीक्षा जो है ऑल ओवर इंडिया में होता है। एसआरएफटीआई या एफटीआई में जो सीट्स है वो लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्शन डिपार्टमेंट की, तो 10 सीट्स होते हैं। इसी तरह से सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट में, एडिटिंग में, साउंड में 10-10 सीट्स होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 40 सीट्स। तो कंपटीशन टफ होता है। तो रिटन टेस्ट के बाद इनको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। प्रैक्टिकल में 25 लोगों को बुलाया जाता है हर स्ट्रीम से, जिसमें से ये लोग 10 को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल सेशन है,
ये उस संस्थान में करवाया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनको जो है उनका जो फ़ील्ड है जिसमें उनको एडमिशन लेना है या जिसके लिए अप्लाई किया है, उससे संबंधित उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर डायरेक्शन में है तो उनसे स्टोरी लिखवाई जाएगी, किसी फ़ोटो फ्रेम को दे कर के उनसे कहानी लिखवाई जाएगी। सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से उनसे फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, फिर उनको फ़ोटोज़ के साथ में डिस्कस किया जाता है। इसी तरीके से एडिटिंग वाले को फुटेज दिए जाते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है कि वो एडिटिंग में कितना नॉलेज है या कितना समझते हैं। इसी प्रकार से साउंड के बारे में होता है। तो ये प्रैक्टिकल सेशन 3 दिन चलता है, जिसमें अलग-अलग तरह का सेशंस होता है और चौथे या 5वें दिन फिर आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है, जहाँ पर आपका बौद्धिक शक्ति को जाना जाता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं और सिनेमा में कितनी अभिरुचि है। सिनेमा के लिए योग्य है कि नहीं आप? हाँ, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। सर तो बेसिक जानकारी के लिए सर किसी न किसी स्कूल से तो जाना पड़ेगा सर सीखने के लिए, कि सिनेमा के बारे में जानने के लिए है तो साउंड के बारे में जानने के लिए, तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानने के लिए आपको किसी भी बेसिक स्कूल्स में तो सर एक बार शिक्षा लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ बेसिक स्कूल में सिनेमा से कोई चैप्टर नहीं होता है ना? सिनेमा पढ़ाया ही नहीं जाता है 10th तक या फिर 10 प्लस 2 तक। तो इसका एक ही ज़रिया है कि आप सिनेमा देखें, सिनेमा के बारे में जानकारी रखें और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखें। अगर थोड़ा आप चाहते हैं कि श्योर शॉट कि मुझे फ़िल्म स्कूल में दाखिला मिल ही जाना है, तो आप प्री कोर्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आजकल कुछ लोग हैं जो तैयारी करवाते हैं इसकी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और इसके अलावा आपको इंटरेस्ट है तो कोई भी फ़िल्म स्कूल में 3 महीने का कोर्स कर लीजिए, डिप्लोमा होता है, ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसमें एक बार अप्लाई कीजिए। अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिनेमेटोग्राफी के लिए मैं ये कहूँगा कि उससे पहले फ़ोटोग्राफी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी जो है बेसिक है। अगर फ़ोटोग्राफी आपने कोर्स कर लिया, 1 साल का कोर्स कर लिया, 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स कर लिया, तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज है, तो आपको ईज़ी हो जाएगा सिनेमेटोग्राफी के कोर्स में एडमिशन के लिए। रहा बात एडिटिंग को लेकर के या साउंड को लेकर के, तो आपको थोड़ा-सा सिनेमा का जानकारी होना चाहिए और प्लस कहीं से बेसिक कोर्स कर लेना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में ईज़ी हो जाए वहाँ पर। इसके अलावा आपके थॉट क्लियर हो जाएंगे करने थॉट के। क्लियर हो जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे वक़्त में जो मैंने देखा कि मेट्रो सिटीज़ में सिनेमा का पढ़ाई कॉलेजेस में अवेलेबल था, हमारे शहर में नहीं था। जैसे अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ फ़िल्म स्टडीज़ अवेलेबल था। तो जो स्टूडेंट्स फ़िल्म स्टडीज़ पढ़ते थे उनको सिनेमा के बारे में अधिकतर जानकारी थी। तो उन लोगों ने अधिक जल्दी क्रैक किया एग्ज़ाम्स को। तो इस तरह का कोर्स को भी किया जा सकता है। अभी जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ तो ध्यान में आया कि अगर कहीं से फ़िल्म एप्रिसिएशन का कोर्स अगर कोई करवाता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑफ़लाइन है, तो आपको जॉइन कर लेना चाहिए और फ़िल्म की गतिविधि में शामिल होना चाहिए। अगर आपके शहर में कहीं फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा हो, अटेंड करना चाहिए। आपको फ़िल्म की जानकारी मिल जाएगी और आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। सर आपने जिक्र किया फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कोई युवा जो मेट्रो सिटी से नहीं है, वो ऐसा शहर से जहाँ पे आसपास कोई फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है, वो शिक्षित नहीं है फिल्म के बारे में, फिर भी उसको रुचि है कि फिल्म के बारे में फिल्म फेस्टिवल में जाए, देखे और उसमें पार्टिसिपेट भी करे, तो उसको कैसे जानकारी मिलेगी कि वो फिल्म फेस्टिवल कहाँ होती है और कब होती है, उसको जानकारी कैसे होगा सर? सबसे पहले तो आजकल डिजिटल एज का ज़माना है, तो छोटे-छोटे शहरों में फ़िल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं, भले ही बड़े स्केल पे ना हो लेकिन छोटे छोटे स्केल होते पे हैं। होती हैं। तो इसकी जानकारी आपको लोकल न्यूज़पेपर से मिल जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। और रही बात बड़े लेवल पे, तो वेबसाइट से अगर आप सर्च करेंगे फ़िल्म फेस्टिवल इन इंडिया तो आपको पता चल जाता है कि कौन-कौन से फ़िल्म फेस्टिवल हैं, इस साल कितने फेस्टिवल होने वाले हैं? होने वाले हैं, उनके क्या-क्या डेट्स होते हैं।
और अगर आप उनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके मेल में इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है। उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी कैटेगरी क्या नेम है, क्या है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा फिल्म फेस्टिवल कब और कहाँ होने वाला है। तो आप जाकर अटेंड कर सकते हैं और फिल्म का मनोरंजन के साथ-साथ फिल्म फ्रैटर्निटी के जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, उनका सेशन अटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी फिल्म एप्रिसिएशन की, तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इस तरह के सेमिनार होते आयोजित हैं। किए जाते हैं जहाँ पर वो जाकर के अटेंड कर सकता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि फ़िल्म स्क्रिप्टिंग का भी कोर्स होता है। कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है, 1 दिन का या 2 दिन का सेशन का और कहीं-कहीं पर स्क्रिप्ट्स माँगे जाते हैं। अगर अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती है तो उनको मौका दिया जाता है फ़िल्म बनाने का। तो ये भी एक अच्छा मौका होता है कि फ़िल्म फेस्टिवल में जाएँ, ऐसे सेशन को अटेंड करें और पार्टिसिपेट करें। जैसे कि फ़िल्म बाज़ार है, वो भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कोई भी जाकर के अपनी स्क्रिप्ट को जमा कर सकता है और फंडिंग ले सकता है और फ़िल्म को बना सकता है। अगर कोई बंदा, कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, फ़िल्म मेकिंग में जाना चाह रहा है, ख़ास करके डायरेक्शन में, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि पहले शॉर्ट फ़िल्म बनाएँ, उसे यूट्यूब में डालें या फिर उसको फ़िल्म फेस्टिवल में भेजें। फ़िल्म फेस्टिवल में भेजने से क्या होता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपके बारे में जानकारी मिलती है सभी को और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो जाता है कि जब आप किसी के पास जाएँगे तो आपके पास एक कम से कम 4-5 फ़िल्मों का लिस्ट है, आप दिखा सकते हैं और सामने वाले को आप कन्विंस कर सकते हैं कन्विंस कि कर सकते हैं। आपको अवार्ड मिले हैं बेस्ट फ़िल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, तो आपको काम जल्दी मिल जाता है। सर फिल्म फेस्टिवल में दिखाने से आपको लोग आपके बारे में लोग जानने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपने कैसी फ़िल्म बनाई है। वही मैं कह रहा हाँ, हूँ कि फ़िल्म फेस्टिवल में जाते हैं और अपना पार्टिसिपेट करते हैं या फ़िल्म को भेजते हैं, तो आपके बारे में जानकारी लोगों को मिलने लगता मिलने है। लगती है। इसलिए जाना ज़रूरी ज़रूरी है, है और आपको फिर जब किसी को असिस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते ईज़ी हैं, हो जाता ईज़ी है होता है। या फिर डायरेक्ट आपको फ़िल्म फेस्टिवल में ऑफ़र मिल जाते हैं, अप्रोच करते हैं तो डायरेक्टर आपको बुला लेते हैं। सर दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अपने भारत में जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ़िल्म स्कूल जाना या फ़िल्म इंस्टीट्यूट जाना। तो उनके लिए सर क्या सुझाव होगे सर, कहाँ से शुरुआत करें वो? और उस फ़िल्म के बारे में जानकारी कहाँ से लें, सीखें कहाँ से सर? ठीक है, इसमें 2 तरीके हैं, जैसे कहा कि फ़ाइनेंशियली वीक वीक है। स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहला तो मैं हूँ एग्ज़ाम्पल कि फ़ाइनेंशियली वीक घर से, तो मेरे पास एक ही दरवाज़ा बचता है सरकारी संस्थान का, जो कि आपका एफटीआई, एसआरएफटीआई या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो फ़िल्म स्कूल्स होते हैं, वो हैं। जहाँ पर आपको कम फ़ीस में आप फ़िल्म मेकिंग सीख सकते सिक्स हैं। प्राइवेट संस्थान में आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है, जहाँ पर एक मिडल क्लास का व्यक्ति अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला दरवाज़ा आप खटखटाएँ गवर्नमेंट सरकारी संस्थान का। दूसरा है, आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कैमरा है और मोबाइल में आजकल आपके पास में फ़िल्मोरा है, काइनमास्टर है, बहुत सारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐप्स अवेलेबल हैं। तो मोबाइल में फ़िल्म बनाइए, मोबाइल में एडिट कीजिए, यूट्यूब में अपलोड कीजिए और उसको सब्सक्राइब अपने आप को करवाइए एनहांस और कीजिए। अपने आप को एनहांस कीजिए और उसको फ़िल्म फेस्टिवल में भी भेजिए। जी। आजकल मोबाइल फ़िल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन भी होती है, आप उसमें फ़िल्मों को भेजिए अपना। हो सकता है धीरे-धीरे आपका जो तकनीकी है वो सुधरता जाए, आपकी स्क्रिप्टिंग या स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है सुधरता जाए। आप एक बार में ना करें, 2 बार में ना करें, तीसरी बार में कर पाएँ, चौथी बार में और अच्छे से तरीके से कर पाएँ। और एक ऐसा समय है कि आपकी मोबाइल फ़िल्म ज़्यादा अवार्ड जीत ले कहीं से, तो आपको फिर किसी के सामने अप्रोच करेंगे उस फ़िल्म को लेकर के तो आपको काम मिल सकता है इंडस्ट्री में। ये 2 तरीके जहाँ पर आप अपने आप को फ़िल्म स्कूल में जाने से पहले या जाने के बाद भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास में क्षमता पैसे नहीं हो, लेकिन क्षमता हो। क्षमता होनी चाहिए। सर हम जानना चाहेंगे जो नए हुँ। लड़के शुरुआत में बॉलीवुड या किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनसे कौन-सी गलतियों से बचना चाहिए, संभलना चाहिए, मुंबई जैसी फ़िल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए?
सबसे पहले जो गलती करते हैं वो कुछ जो नए एक्टर्स हैं या फिर खासकर एक्टर्स के साथ ही ऐसा होता है, वो फँसते हैं फेक प्रोड्यूसर के हाथों में। कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो ये क्लेम करते हैं कि उनका एक स्क्रिप्ट है, इस एक्टर के साथ में फाइनल हो गया है, इस ये एक्ट्रेस है और फ़िल्म की शूट शुरू होने वाली है, उसे एक लीड रोल चाहिए। तो ऐसे करके एक्टर्स के साथ में वो छलावा करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। पैसे हट लेते और एक बार लेते हैं पैसे, 2 बार लेते हैं और आपको टालते रहते हैं कि अभी शूट शुरू होगी, थोड़े दिन और, कुछ दिन और। तो मेरा सलाह है कि जहाँ पर आपसे पैसे की डिमांड किया जाए, तो आप सबसे पहले पीछे आ जाइए। यानी कि समझ जाइए कि ये जो है बोगस है, ये फेक प्रोड्यूसर है। ये सिर्फ़ आपके पैसे लूटेगा, आपको काम नहीं देगा। देगा। तो ऐसे बच जाना चाहिए। दूसरा जो एक हमारे फ़ील्ड में ज़्यादा होता है कि ख़ासकर अगेन एक्टर्स के साथ में ज़्यादा होता है। टेक्नीशियंस या डायरेक्टर के साथ में वैसा कुछ नहीं होता है या फिर कुछ रेयर चांसेस होंगे। जब हम काम करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास कुछ पैसे आना शुरू हो जाता है, तो एक गलत लत हम लोगों को आ जाती है। जैसे कि वीट्स, हैश, बूज़ यानी कि दारू और कभी-कभी तक तो सट्टेबाज़ी भी। और आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि आपको वो लत लगवाने में मदद मदद तक करते हैं। करते हैं। धीरे-धीरे आपको पता नहीं चलता है और आप उस लत के आदी हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप मजबूर हो जाते हैं और उस नशे को छोड़ भी नहीं पाते हैं और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचाने की भी सोच लेते हैं। तो मेरा कहना है कि जब भी ऐसा कुछ हो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएँ, किसी और तरीके से ना जिएँ और अपने ज़िंदगी में किसी भी बुरी आदतों का, ख़ास करके नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। अगर करते भी हैं तो ध्यान से रख के करें, मेरा ये मानना है। अपने ऊपर हावी ना होने दें और अगर कभी ऐसा होता भी है, अपनी जान को नुकसान ना पहुँचाएँ। बस ये है और लास्ट में लास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस ये सभी के लिए होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, एडिटर हो, कैमरामैन हो या फिर एक्टर्स हो या फिर आर्ट डिपार्टमेंट का आम सेक्टर ज़िंदगी ही में क्यों सभी हो। है ये। हाँ, तो अगर हम काम कर रहे होते हैं और बीच-बीच में हमारे पास काम नहीं आता है, अगर कभी-कभी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस आने लगता है और तो हमें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। ये नहीं कि इससे बचने के लिए हम दारू या फिर किसी बुरी चीज़ों का हम सहारा लें, कि फ्रस्ट्रेशन में हम इन सबों को यूज़ करके अपना मन को शांत कर रहे हैं और फिर हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो सबसे पहले है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, फ्रस्ट्रेशन को ना आने दें। अगर काम नहीं है आपके पास में, तो उस वक़्त में आप ब्रेक ले लें। आप नेटिव टाउन आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जब आप फ्री हो जाएँ तो वापस से आप अपने काम पे लौट सकते हैं। लेकिन कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन को या फ्रस्ट्रेशन को अपने दरवाजे तक भटकने तक ना दें। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी इंडस्ट्री में। सर हम जानना चाहेंगे सर कि जैसे कोई न्यू कॉमर्स है जो डायरेक्टर का कोर्स करके इंडस्ट्री में गए हैं अभी-अभी और को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? जैसे कहानी, कैमरा, तकनीक या फिर नेटवर्किंग? अगर कोई शख्स पहली बार इंडस्ट्री में जा रहा है, भले वो फ़िल्म स्कूल का स्टूडेंट्स हो या किसी और संस्थान से गया हो, तो सबसे पहला उसका ध्यान नेटवर्किंग पे होना चाहिए।
जिसे मैं कहता हूँ PR, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप। मैंने एक सेंटेंस बनाया है, PR से प्यार बढ़ाओ। तो प्यार बढ़ता है तो नेटवर्किंग बढ़ती है, और नेटवर्किंग बढ़ती है तो आपको काम मिलने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहला जो है नेटवर्किंग, यानी कि PR बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपका नेटवर्किंग बन गया, आप उससे जम गए, अब आपको अपने टैलेंट पे ध्यान देना है। आपको अब अपना काम दिखाना है, चाहे आप डायरेक्टर हो, राइटर हो, एडिटर हो, कैमरामैन हो। आप अपना टैलेंट दिखाइए, सामने वाले को खुद ब खुद कन्विंस हो जाएगा। अगर आप राइटर हैं तो अपने राइटर से या राइटिंग से उनको इम्प्रेस कीजिए। डायरेक्टर हैं तो जब आप किसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर या एसोसिएट डायरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो अपने टैलेंट से उसको कन्विंस कीजिए, और आप ये दिखाइए कि आप एक एसेट हैं उनके लिए। अगर आपको वो हायर करते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं और उनका बहुत सारा काम ईज़ी हो जाता है। तो हर कोई ऐसा एसेट चाहता है कि उसके काम में उसको हेल्प हो जाए। आप उस लेवल पे जाइए। ये 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए भी, चाहे बडिंग फ़िल्म मेकर्स हो या फिर जिसका ऑलरेडी नेटवर्क है, उसे भी करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके बेटे या बेटियाँ फ़िल्म में आए हैं लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। टैलेंट नहीं है तो वो फिर निकल गए, है ना? सर, आजकल OTT प्लेटफॉर्म का चलन है, क्या वह नए फिल्म मेकर्स के लिए बेहतर मौका है? बिल्कुल बेहतर मौका है, क्योंकि डिजिटाइज़ेशन एक यूथ को प्लेटफ़ॉर्म दिया है। एक ज़माना था कि जब हमें फ़िल्मों को रिलीज़ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत थी और सिनेमा हॉल की ज़रूरत थी। आज आपके पास में फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर है, सिनेमा हॉल है और एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि यूट्यूब है, जहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। ना ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के आपको हाथ जोड़ने हैं कि मेरी फ़िल्म को रिलीज़ कर दीजिए। आपने फ़िल्म बनाई, यूट्यूब पे रिलीज़ कर सकते हैं आप, और खुद से मार्केटिंग कर सकते हैं उसे। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उस फ़िल्म का प्रचार-प्रसार खुद से कर सकते हैं, इवन कि इंस्टाग्राम पर। तो मार्केटिंग भी ईज़ी है। तो एक ओटीटी बाद में आता है, पहले यूट्यूब है। ओटीटी पे क्या है कि आपके पास में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, एमएक्स प्लेयर। तो यहाँ आपको रिलीज़ करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि आपने फ़िल्म बनाई, इनके प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ करने के लिए आपको ही पैसे देने पड़ते हैं। वो रेवेन्यू शेयरिंग बाद का प्रोसेस है, लेकिन आपको शुरू में ही पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा एक नए डायरेक्टर को, राइटर को ये देता है बेनिफिट कि नया कंटेंट वो लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेटफ्लिक्स हो या अमेज़न प्राइम हो या फिर आपका जियो हॉटस्टार हो, नए कंटेंट्स को प्रमोट कर रहा है, यानी कि नई स्टोरीज़ को प्रमोट कर रहा है। इसमें कॉमर्शियल फ़िल्म भी आती है, आर्ट फ़िल्म भी आती है। तो ये लोकल लैंग्वेज वाली फ़िल्मों को भी सपोर्ट करता है। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप एक नया कंटेंट इन पे दे सकते हो। लेकिन वही बात है कि आपको उस लेवल पे जाना होगा ताकि आपकी फ़िल्म ये आसानी से ले सके विदाउट एनी कॉस्टिंग ऑब्जेक्शन। मनी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओटीटी और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है डिजिटाइज़ेशन के बाद। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से भारतीय सिनेमा का भविष्य कैसा है? जैसा हमेशा विकासशील रहा है वैसे ही रहेगा, और परिवर्तन संसार का नियम है ना? तो एक ज़माना था हमारे पास में सायलेंट मूवीज़ थी, फिर टॉकी सिनेमा आया, फिर कलर सिनेमा आया, फिर पारिवारिक फ़िल्में बनी, गैंगस्टर फ़िल्में बनी,
हिस्टोरिकल फिल्में बनी, फिर साइंस बेस्ड फिल्में बनी, है ना। तो एक परिवर्तन चल रहा है टेक्नोलॉजी में भी और स्टोरी टेलिंग में भी। सभी बायोपिक का दौर चल रहा है। बायोपिक का दौर चल रहा है और साइंस फिक्शन का भी दौर चलता रहता है। तो और ये ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्टेम्प्रेरी सिनेमा में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी फिल्म बनती है। तो सिनेमा में हमेशा विकास हो रहा है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो। तो भारतीय सिनेमा हो या फिर वर्ल्ड सिनेमा हो, सिनेमा हमेशा टॉप मोस्ट में ही रहेगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है तो सभी को अट्रैक्ट करता है। हाँ, एक चीज ये हो सकता है कि हर कोई एक्टर होगा, हर कोई डायरेक्टर होगा, कंटेंट नया होगा, ये रहेगा और हमेशा उज्जवल ही रहेगा सिनेमा का भविष्य, चाहे भारत में रहे या फिर भारत के बाहर रहे। सर, आपकी कोई फेवरेट फिल्म बता सकते हैं जो आपको बहुत ही प्रेरणादायक और लगी हो? है, एक नहीं बहुत सारी फिल्में हैं और मैं चाहूँगा कि एक फिल्म स्टूडेंट को ये देखना चाहिए, यस फिर सर, जिसको सजेस्ट सिनेमा करना में सर। इंटरेस्ट है उसे भी ये देखना चाहिए। अ, सबसे पहले मेरे लिए जो फिल्म मैंने देखी है फिल्म स्कूल में आने के बाद और उससे ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो फिल्म थी द बाईसाइकिल थीफ। इसके बाद एक और फिल्म देखी मैंने, सिनेमा पाराडीसो, जो मेरे बचपन को भी याद दिलाती है। वो सिनेमा के जर्नी और सिनेमा में कैसे इंटरेस्ट था, वो कैसे हम लोग वो रील को कच्ची से काट करके अपने पास डब्बे में करके रखते थे, तो मेरा बचपना भी वैसे ही कुछ था। और ये तो हो गई यूरोपियन सिनेमा के बारे में। इंडियन सिनेमा अगर हम बात करें तो हमें क्रांति फिल्म देखनी चाहिए, सुजाता फिल्म देखनी चाहिए, मृणाल सेन की एक फिल्म है भुवन शोम को देखनी चाहिए, सत्यजीत रे की फिल्म है पाथेर पंचाली है, अपराजितो है, अपूर्व संसार है, जलसा घर है, फिर ऋत्विक घटक की फिल्में हैं, मेघेढ़ा का तारा है, सुवर्ण रेखा है। तो ये कुछ मेरी फेवरेट फिल्में हैं ऐसे रिनाउंड फिल्म मेकर की। इसके अलावा अगर मैं जापानी सिनेमा की तरफ जाऊं तो इन द मूड फॉर लव है, चोंकिंग एक्सप्रेस है, फिर अगर मैं जर्मन सिनेमा की तरफ जाऊं तो मेरे पास मेट्रोपोलिस है, नोस्फेरातु है। अमेरिकन सिनेमा की तरफ जाऊं तो मेरे पास द बर्थ ऑफ अ नेशन है, और रिसेंट कॉमर्शियल फिल्म्स में द टेनेट है, द इनविंसिबल है, इंसेप्शन है। और अगर मैं रीजनल फिल्म की तरफ जाऊं तो मेरे पास कुछ मराठी फिल्में हैं जैसे कि श्वास, बाल गंधर्व। ये कुछ फेवरेट फिल्में हैं जिसे लगता है कि एक फिल्म बफ को देखना चाहिए और सीखने का काफ़ी अवसर है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो। और मुझे लगता है कि खास करके आज के जनरेशन को देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही एक आम आदमी की लाइफ से अलग हट चुका है। अभी हम सिर्फ कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स पे हम फोकस करते हैं, न कि सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पे। और सबसे आखिरी में सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में सक्सेस का असली मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाते क्यों हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, है ना। अगर आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, चाहे आप एक्टर हो और एक्टर बनने के लिए मुंबई गए हो, डायरेक्टर हो डायरेक्टर बनने के लिए गए हो, या एडिटर है, सिनेमोग्राफर है, या डिपार्टमेंट का कैरेक्टर है कोई, अगर वो अपना गोल अचीव कर लेता है तो सबसे पहला सक्सेस तो ये है उसका। शायद मैं उन लोगों में से कुछ इंसान ऐसा हूँ जिसने जो सोचा और उसने वो पाया, मतलब उसका लक्ष्य हासिल हो गया। तो लक्ष्य की प्राप्ति आपको सबसे अति उत्तम आनंद देती है। दूसरी बात कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कितना कमा रहे हो इस प्रोफेशन में, वो मैटर नहीं करता है। सक्सेस का यहाँ पर ये मतलब हो जाता है कि आपके पास
रेगुलर कितना काम है। अगर आपके पास रेगुलर काम है तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपके पास रेगुलर काम नहीं है तो आप बीच में हैं। तो आपके पास काम हमेशा होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हैं। अगर नहीं है तो नहीं है, चाहे आपके पास पहले ही से कितने ही पैसे क्यों ना आप कमा के रखे हों। तो मेरे ख्याल से आपके पास या किसी के पास रेगुलर काम होना वही सक्सेस है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का खास एपिसोड। हमारे साथ एक शानदार फिल्म एडिटर के अनुभव के साथ आज हमने जाना कि किसी फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ डायरेक्टर एक्टर का ही हाथ नहीं, बल्कि एक ऐसा कलाकार भी होता है जो कहानी को समझ देता है, वह है एडिटर। हर कट, हर ट्रांजेक्शन, हर फीलिंग, सब कुछ एडिटर के विजन से निकलकर हम तक पहुंचता है। अगर आप भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो याद रखिए कि पर्दे के पीछे भी रोशनी होती है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसे गढ़ा जाता है फ्रेम दर फ्रेम। उम्मीद है आपको यह बातचीत उतनी ही प्रेरणादायक लगी होगी जितना हमें। ऐसे ही और अनुभव के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं विशाल गुप्ता मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नए किस्से, एक नए कहानी के साथ। धन्यवाद।